क्या ये बात समझ आती है हमें? जी, तो बच्चों हमारे पास एक रिक्वायरमेंट थी रिजर्व फंड क्रिएट करने की, एक रिक्वायरमेंट थी हमारे पास रिजर्व फंड क्रिएट करने की। फंड्स में जो एक और रिक्वायरमेंट है वो है फंड में हमारे पास जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है कैश रिजर्व फंड्स। एक और रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है वो है कैश रिजर्व फंड, क्योंकि भी क्वेरीज वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ में ना आए मुझसे पूछ सकते हैं। यहां पे क्या रिक्वायरमेंट है कैश रिजर्व फंड में? रिक्वायरमेंट ये है कि देखें इसका इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिएगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप बैंक के पास जाएं और आप बैंक को बोले मुझे 50,000 रुपए कैश चाहिए, और आपका अपना पैसा पड़ा हुआ है, करंट अकाउंट में आपका अपना पैसा पड़ा हुआ है, और बैंक आपसे ये बोलते मेरे पास कैश नहीं है। भाई कैश क्यों नहीं है? बिकॉज हमने तो सारा पैसा टी बिल्स में, पीआईबीज में और आगे लाइबिलिटीज वगैरह और एडवांसेस वगैरह दे दिए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो चुका है? या फिर आप कभी एटीएम वगैरह में जाएं और एटीएम में आप पैसे निकालें और बैंक आपको 3-4 दिन तक ये कहता रहे कि हमारे एटीएम में कैश ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता पाकिस्तान में? बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रिक्वायरमेंट दी हुई है कि आपने कैश रिजर्व फंड्स को मेंटेन करना है। कैश से रिलेटेड, लिक्विडिटी से रिलेटेड एक और सेक्शन भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है? देखिए बैंक प्रॉफिट की हवस में ना सारा का सारा पैसा आगे इन्वेस्ट ना कर दे, इसलिए इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि जी आपने कुछ कैश रिजर्व फंड भी आपने करना होगा। ये भी एक फंड मेंटेन हो रहा है रिजर्व फंड, ये भी एक है कैश रिजर्व फंड। दोनों में फर्क क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें, ये रिजर्व फंड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ही रहेगा, ये पैसा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ही रहेगा। लेकिन ये जो कैश रिजर्व फंड है ये किसको डिपॉजिट करवाना है? ये किसको डिपॉजिट करवाना है? ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आपने डिपॉजिट कराना है। अब जब आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये पैसा डिपॉजिट कराना है तो जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई कैलकुलेशन होगी, कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना है, कब डिपॉजिट कराना है, कैसे डिपॉजिट कराना है, इन सारी चीजों के ऊपर कोई ना कोई सेक्शन होगा। और यहाँ पे सेक्शन 22 जो है हमारा वो कैश रिजर्व फंड है। कैश रिजर्व फंड आपसे कहता क्या है? कैश रिजर्व फंड आपसे कहता है, समझने की कोशिश करिएगा, अब आपने एक पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जमा कराना है। आपके पास पैसा कहां से आया होगा? आपके पास जो पैसा आया होगा वो डिपॉजिटर से आया होगा। जो आपकी लायबिलिटीज है, जो आपके डिपॉजिटर्स हैं उनसे पैसा आया होगा। ये जो आपके पास डिपॉजिटर्स होंगे ये दो किस्म के होंगे, या तो ये टाइम डिपॉजिटर्स होंगे या ये डिमांड डिपॉजिटर्स होंगे। डिपॉजिटर्स के वर्ड को मैं और ऑल्टरनेटिवली कह सकता हूं, ये आपकी लायबिलिटीज हैं, ये आपके क्रेडिटर्स हैं। डिपॉजिटर से मेरे पास जो पैसा आता है, मेरी लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, या तो वो टाइम लायबिलिटीज होंगी या वो डिमांड लायबिलिटीज होंगी। डिमांड लायबिलिटी का क्या मतलब? मैं और आप जो अपना पैसा करंट अकाउंट में जमा कराते हैं, मैं और आप अपने पैसे जो करंट अकाउंट में जमा कराते हैं, मैं वो पैसा कभी भी बैंक से डिमांड कर सकता हूं, आधी रात को भी डिमांड कर सकता हूं, सारा का सारा पैसा एक रात में भी डिमांड कर सकता हूं, बिकॉज ऑफ मेरा पैसा है। इन लायबिलिटीज को कहा जाता है डिमांड लायबिलिटीज। और जो मेरी टाइम लायबिलिटीज होती है वो लायबिलिटीज होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक ने कहा कि जी आप हमारे पास 3 साल तक पैसा इन्वेस्ट कराएं तो हम आपको 12% का रिटर्न देंगे। ये जो मेरी लायबिलिटी होगी ये मेरी टाइम लायबिलिटी होगी। और उसको मैं टाइम लायबिलिटी क्यों कहता हूं? इसको मैं टाइम लायबिलिटी इसलिए कहता हूं बिकॉज ये एक टेन्योर के तहत होगी, ये एक टेन्योर के तहत होगी। अच्छा, यहां पे भी टाइम लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा भी हो सकती है, 1 साल से कम भी हो सकती है, और 1 साल से ज्यादा भी हो सकती है। इसको हम क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कैश रिजर्व फंड कैलकुलेट करने के लिए हमें ये दोनों नंबर्स का पता होना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, हर बैंक ने कैश रिजर्व फंड सिर्फ मेंटेन नहीं करना है बल्कि उसको डिपॉजिट करवाना है। किसको डिपॉजिट करवाना है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिपॉजिट कराना है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक अमाउंट डिपॉजिट करानी है, कोई कैश डिपॉजिट कराना है, तो बैंक्स के पास कैश कहां से आएगा? बैंक्स के पास जो कैश आएगा वो उसके डिपॉजिटर से ही आएगा। डिपॉजिटर्स दो किस्म के होंगे, या तो करंट अकाउंट वाले होंगे या सेविंग अकाउंट वाले होंगे। ऑब्वियसली आपने अक्सर देखा होगा बैंक ने टीडीआर इशू किया हुआ है, बैंक ने टर्म डिपॉजिट इशू किया हुआ है, और उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जो मिल रहा होता है। तो एक हमारे पास टाइम लायबिलिटीज होती है, एक हमारे पास डिमांड लायबिलिटीज होती है। डिमांड लायबिलिटीज वो होती है जो मैंने करंट अकाउंट में पैसा जमा कराया है, मैं जब चाहूं बैंक से वो पैसा वापस मांग सकता हूं और बैंक लायबल है मुझे देने के लिए। टाइम लायबिलिटीज एक टेन्योर के तहत होती है। टेन्योर को मैंने क्लासिफाई किया, या तो वो 1 साल से ज्यादा होगी या वो 1 साल से कम होगी। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? ये हमारे पास सेक्शन है। अच्छा, स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है? अच्छा, इस सेक्शन के ऊपर अगर मैं आपको पूरी इसकी एक हिस्ट्री बताऊंगा तो एक बड़ी खतरनाक इसकी हिस्ट्री है। ये सेक्शन जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस में लिखा गया है वो आउटडेटेड हो चुका है,
उसके ऊपर बेतहाशा सर्कुलर्स आ चुके हैं। 2018 में एक सर्कुलर आया था, उसके तहत ये वापस रिवाइज हुआ, फिर परसेंटेज से रिलेटेड वापस नवंबर 2021 में एक सर्कुलर आया और ये रिवाइज हुआ। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? अब इसकी कैलकुलेशन ये करनी है कि जो आपकी टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज होंगी, जितनी भी आपकी टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज होंगी, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपने किसको डिपॉजिट कराना है? आपने किसको डिपॉजिट कराना है? आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिपॉजिट कराना है। वो परसेंटेज है क्या हमारे पास? वो जो परसेंटेज हमारे पास है, वो परसेंटेज हमारे पास 6% है। 6% ऑफ व्हाट? 6% ऑफ एवरेज, 6% of average demand and time liabilities, 6% of the average demand and time liabilities आपने किसको डिपॉजिट कराना है? आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिपॉजिट कराना है 6% ऑफ दी, और मिनिमम 4% डेली। इसका मतलब है कि जी जो रिजर्व्स आपने स्टेट बैंक के पास जमा कराए हुए वो आपकी डेली डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के 4% से कम नहीं होनी चाहिए, और बाई वीकली एक एवरेज निकलेगा और उस एवरेज के तहत वो 6% से कम नहीं होना चाहिए। ये कुछ परसेंटेजेस है जिसके ऊपर अभी हम सर्कुलर भी देख लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीजें, अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल जो टाइम लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा की होगी उसको एग्जम्प्ट किया गया है। क्या मतलब कि जी उसके अगेंस्ट आपको, उसके क्योंकि वो पे ही 1 साल बाद करना है, तो उसके अगेंस्ट आपको कोई भी पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है। इसको आप इस तरीके से समझे, एक कस्टमर आया और उस कस्टमर ने आपको 100 रुपए दिए, सही है, और कस्टमर ने आपके 100 रुपए करंट अकाउंट में जमा करा दिया। अगर इस कस्टमर ने पैसा करंट अकाउंट में जमा करा दिया, इसका मतलब है ये कस्टमर ये आपकी एक डिमांड लायबिलिटी है, ये कभी भी पैसा डिमांड कर सकता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने डेली बेसिस पे ये इंश्योर करना है कि एटलीस्ट 4 रुपए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपने डिपॉजिट करवाने ही करवाने हैं। और एक रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड होता है, जो कि टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी का टाइम एंड रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड के दौरान, जो कि कब स्टार्ट होगा? जो कि स्टार्ट होगा फ्राइडे से और एंड होगा नेक्स्ट थर्सडे को, और ये बाई वीकली चलता है। और इस दौरान आपने इंश्योर करना है, इस पूरे दौरान आपने इंश्योर करना है कि एटलीस्ट इस लायबिलिटी का 6%, मतलब 6 रुपए आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट करके रखना है। ये हमारे पास कैलकुलेशन होती है इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, अच्छा अगर एक और कस्टमर आता है आपके पास, एक और डिपॉजिटर आता है और वो आपके सेविंग अकाउंट में लेट से 200 रुपए जमा करा देता है फॉर मोर देन 3 इयर्स लेट से, तो क्या इसके ऊपर कोई अमाउंट मुझे डिपॉजिट कराने की जरूरत है? इसके ऊपर कोई भी अमाउंट मुझे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो मेरी लायबिलिटी है ये 1 साल से ज्यादा है और इसके ऊपर एग्जम्पशन है। सेक्शन 22 कहता है कि इसके ऊपर आपने कोई भी पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जमा नहीं कराना, बिकॉज ये पैसा आपको 3 साल बाद पे करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे एक सवाल बनता है, वो सवाल ये बनता है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं या एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है 31 दिसंबर 2021, सही है? 1 जनवरी 2021 को एक डिपॉजिटर्स आया और एक डिपॉजिटर ने आपके पास 100 रुपए जमा कराए फॉर लेट से 13 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल उसने वो पैसा आपसे जमा करा है 13 मंथ्स के लिए। मुझे आप बताएं, क्या इसके ऊपर मुझे कैश रिजर्व फंड मेंटेन करने की जरूरत है? क्या इसके ऊपर प्यारे बच्चों मुझे कैश रिजर्व फंड मेंटेन करने की जरूरत है? मुझे इसके ऊपर कैश रिजर्व फंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हुए किधर हैं? आप जनवरी 2021 में ही हैं, आप जनवरी 2021 में ही खड़े हुए। तो जनवरी 2021 में मुझे, चूंकि जनवरी 2021 की जब मैं डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी डिटरमाइन करूंगा, तो ये डिमांड लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा की है, मुझे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर फॉर एग्जांपल आप मार्च 2021 में खड़े हुए, अब मुझे बताएं ये पैसा आपको अब 13 महीने बाद पे नहीं करना है, तो 13 महीने में से 3 महीने तो गुजर चुके हैं, 3 महीने गुजर चुके, तो इट मींस अब ये बन गया आपके पास कोई 11 महीने।
क्या इस 11 महीने के ऊपर मुझे डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज डिटरमाइन करने की जरूरत है प्यारे बच्चों? मेरा एक सवाल है आपसे, क्या अब मुझे देखे ना, हर कंपनी ने साल के एंड में थोड़ी करना है, बाई वीकली करना है, हर हफ्ते या महीने में 2 बार से स्टेट बैंक के पास जमा कराना है। तो अब जो ये लायबिलिटी है जो कि 11 महीने बाद मैच्योर होने जा रही है, 11 महीने बाद मैच्योर होने जा रही है, क्या इसके ऊपर उसने कैश रिजर्व फंड मेंटेन करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज गाइडेंस कहती है बैंकिंग ऑर्डिनेंस में जो सर्कुलर आया है डीएमडीडी सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2018, वो सर्कुलर ये कहता है, वो सर्कुलर आपसे कहता है कि जी जो आपने इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, जो इनिशियल इसका टेन्योर होगा, अगर इनिशियल इसका टेन्योर 1 साल से ज्यादा है तो ये हमेशा के लिए एग्जम्प्ट रहेगा, इररिस्पेक्टिव वो अगले महीने क्यों ना मैच्योर हो रहा हो। अगर ये लायबिलिटी फॉर एग्जांपल अगर ये अगले महीने भी मैच्योर होने जा रही है, बट जो मैंने इसके साथ टर्म्स थी मेरी वो 1 साल से ज्यादा की थी, ये मेरे पास एग्जम्प्ट रहेगा प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि मेरे पास मैं 3 साल की टीडीआर खरीदता हूं लेट से, या मैं 3 साल की कोई टर्म डिपॉजिट लेता हूं, या मैं 3 साल के लिए सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराता हूं और चूंकि मुझे ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन एज पर द बैंकिंग एग्रीमेंट मेरे पास ये राइट होता है कि मैं अर्ली मैच्योर करवा सकता हूं उसको। मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, मेरा ही पैसा है, मैं कहूंगा ठीक है पैसा काट लो, रिटर्न काट लो मेरा, लेकिन मुझे पैसा वापस से दे दो। इस सूरत में क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों? इस सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आपने अर्ली टर्मिनेशन हुई है फॉर एग्जांपल, तो आपने ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये आपकी लायबिलिटी डिमांड लायबिलिटी थी, और इस लायबिलिटी के ऊपर जितना रिजर्व फंड मेंटेन होना चाहिए, अभी तक तो आपने 0 मेंटेन किया हुआ था, बिकॉज आपने कहा था 1 साल से ज्यादा है तो एग्जम्प्ट है, और लेकिन सामने वाले ने अगर इसको अर्ली प्री मेच्योर करवा दिया है तो उसके ऊपर जो आपका रिजर्व फंड बनता है वो आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको जमा भी करवाना पड़ेगा। इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। फॉर एग्जांपल जनवरी 2021 में एक डिपॉजिटर आया और उस डिपॉजिटर ने आपके पास 100 रुपए जमा कराए, और 100 रुपए उसने आपके पास जमा कराए कितने साल के लिए? फॉर एग्जाम्पल 15 महीने के लिए। और ये मेरी अब टाइम लायबिलिटी, क्यों? बिकॉज एक टाइम स्पेसिफाइड है, और चूंकि ये टाइम 1 साल से ज्यादा का है तो ये एग्जम्प्ट है, चूंकि ये टाइम 1 साल से ज्यादा का है तो एग्जम्प्ट है। अच्छा, जब ये पैसा मैंने जमा कराया, और फॉर एग्जाम्पल तो जाहिर सी बात है इस रुपए के ऊपर बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं कराएगा, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद कहता है कि आपको डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आज मैं खड़ा हुआ हूं जून 2021 में, 6 महीने गुजर चुके हैं, ये डिपॉजिटर ने मेरे पास 100 रुपए डिपॉजिट कराए हुए, लेकिन अब जो मेरे पास टेन्योर था ये 15 महीने से कम होकर कितने पे आ चुका है? ऑब्वियसली 9 महीने पे आ चुका है। अब ये 1 साल से कम है मेरा टेन्योर, अभी भी मुझे इसके ऊपर कोई 1 रुपया भी पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं स्टार्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैं उस वक्त देखूंगा, रादर देन उसको डेली बेसिस पे असेस करूंगा। अभी भी मुझे इसके ऊपर कोई 1 रुपया भी रिजर्व फंड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना स्टेट बैंक को डिपॉजिट कराने की जरूरत है। बट फॉर एग्जाम्पल जुलाई 2021 में इसी डिपॉजिटर ने आपसे कहा कि भाई मुझे सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर रहा हूं मैं, तुम भले मेरा पैसा काट लो, भले मेरी प्रॉफिट के पैसे काट लो, जो तुमने मुझे एक्सेस प्रॉफिट दिया है इस एजम्पशन में 3 साल तक या 15 महीने तक पैसे रखूंगा, तुम वो पैसा भी काट लो। अब जो ये पैसा विड्रॉ करने जा रहा है प्यारे बच्चों, अब जो ये पैसा विड्रॉ करने जा रहा है, स्टैंडर्ड बैंकिंग ऑर्डिनेंस आपसे कहता है, डीएमडी सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2018 आपसे कहता है कि अब आपने इस रुपए के ऊपर 100 रुपए के ऊपर 0 रुपया स्टेट बैंक के पास डिपॉजिट कराया था। अब आप ये एज्यूम करें कि आपकी डिमांड लायबिलिटी थी और जनवरी से लेकर जुलाई तक इस रुपए के ऊपर कितना पैसा आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जमा कराना चाहिए था? 100 रुपए का बैलेंस है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर 6% आपको जमा कराना चाहिए था। शराफत से 6 रुपए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास आप वापस से जमा करा दें, बिकॉज सामने वाले ने उसको प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर दी है। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसके ऊपर हम सर्कुलर भी पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, और इसके ऊपर जो सर्कुलर है थोड़े से इंपॉर्टेंट है, हम उसको देख लेते हैं। आज की क्लास में हमने सेक्शन पढ़ा, वो पढ़ा रिजर्व फंड का। Every banking company incorporated in Pakistan shall create a reserve fund to which shall be credited if the amount in such funds together with the amount in the share premium account is less than the paid up capital of the banking company, a sum equivalent to not less than 20% of the balance of profit of each year as disclosed in the profit and loss account before any dividend is declared.
मैं सब क्लॉज भी पढ़ रहा हूं. इफ द अमाउंट इन सच फंड टुगेदर विद द अमाउंट इन द शेयर प्रीमियम अकाउंट इज इक्वल टू और एक्सीड द पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंकिंग कंपनी, a sum equivalent to not less than 10% of the balance of profit disclosed as aforesaid and before any dividend is declared, where a banking company appropriates any sum. अच्छा, अगला जो सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 22 है जो कि कैश रिजर्व फंड, जो भी हमने पढ़ा. अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं प्यारे बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा. इस वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल तस्वीर किया जाता है. अगर आप देखें कैश रिजर्व फंड हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा, every banking company not being a scheduled bank shall maintain by way of cash reserve in cash with itself or in the current account opened with the state bank or its agent, or partly in cash with itself and partly in such accounts, a sum equivalent to at least 2% of its time liabilities in Pakistan and 5% of its demand liabilities in Pakistan, and shall submit to the state bank before the 15th day of every month a return showing the amount so held on Thursday of each week of the preceding month. अब ये आप सेक्शन देखें, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्लीटली डिफरेंट पढ़ा रहा हूँ. उसका रीजन है, उसका रीजन ये है हमारे पास कि हमारे पास जो ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 का है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम प्यारे बच्चों चीजें हमारी सिग्निफिकेंटली चेंज होती रहती हैं. अगर मैं यहाँ पे आपको एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊं मेंटेनेंस. अगर आप देखें ये डीएमडीडी सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2018 है, और वो कहता है कि इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 36(1) ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 द एसबीपी हैज बीन इशूइंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व बैलेंस टू बी मेंटेन्ड एंड द मैनर इन विच द रिक्वायर्ड कैश रिजर्व बैलेंस विल बी कैलकुलेटेड बाय द बैंक्स. अच्छा जी, अब देखिए इसने कुछ सेक्शन दिए हैं. मेंटेनेंस ऑफ एवरी बैंक शैल मेंटेन सीआरआर इन द फॉर्म ऑफ बैलेंसेस इन इट्स करंट अकाउंट मेंटेन विद एसबीपी. सेक्शन 22 आपसे कहता था कि अपने पास भी जमा करा सकते हो, बैंक के एजेंट के पास भी जमा करा सकते हो, बैंक के पास भी कर. इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एजेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे वो कहता है पैसा कहाँ जमा कराना है, आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के करंट अकाउंट में करवाना है. अच्छा, रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड, currently the reserve maintenance period is of 2 weeks starting from Friday and ending on the Thursday of the subsequent week. मतलब इस फ्राइडे से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट थर्सडे पे जाके वो आपका रिजर्व, इस रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड के दौरान आपने एक अमाउंट डिपॉजिट करवाना है किसके पास, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के. भाई रेट क्या होगा, एट प्रेजेंट द कैश रिजर्व्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एट एन एवरेज ऑफ 5% ऑफ total of demand liabilities and time deposit with a tenure of less than 1 year during the reserve maintenance period. However, it is subject to a daily minimum requirement of 3%. सर आपने तो वहां पे बोर्ड पे 6% लिखाया हुआ है और 4% लिखाया हुआ है. प्यारे बच्चे 6% 4% इसलिए लिखाया हुआ है बिकॉज सर्कुलर चेंज हो चुका है. अगर मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूं और मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, तो वो कहता है प्लीज रेफर टू डीएमडीडी सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2018 जो भी हमने पढ़ा रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट. इन दिस रिगार्ड इट हैज बीन रिवाइज्ड, decided to revise the para 3A of the above referred circular as under. At present currently क्या है 5% and 3% रिवाइज किया हो चुका है. during the reserve maintenance period cash reserve shall be maintained at an average of 6% of total of demand liabilities and time deposit with a tenure of less than 1 year. However, it is subject to a daily minimum requirement of 4%. क्या यहां तक बात समझ आती है हमारे पास? तभी हमने वहां पे 6% और 4% लिखा हुआ है. अच्छा, अगर मैं आपके साथ इसी सर्कुलर को वापस से पढ़ूं प्यारे बच्चों, बी कहता है टाइम लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग टाइम डिपॉजिट विद अ टेन्योर ऑफ लेस देन 1 year आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व्स. टेन्योर मींस ओरिजिनल फिक्स टर्म ऑफ द टाइम डिपॉजिट, जो मैंने पूरी इलस्ट्रेशन आपको दिखाई. ओरिजिनल फिक्स टर्म ऑफ द टाइम डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड डज नॉट इंडिकेट द रिमेनिंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द टाइम डिपॉजिट. तो अगर स्टार्टिंग में उसने 15 महीने के लिए डिपॉजिट कराया हुआ ये एग्जम्प्ट होगा, इररिस्पेक्टिव अगर ये बाद में जाके अगले महीने मैच्योर भी होने जा रहा है. मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी डिमांड लायबिलिटी है या टाइम लायबिलिटी है जिसका पीरियड 1 महीने से कम है, मैं हमेशा ओरिजिनल फिक्स टर्म देखूंगा. क्या यहां तक बात समझ आती है? एप्लीकेबल लायबिलिटीज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर, मैं पार्ट बी पढ़ रहा हूं उसका. लायबिलिटीज एज ऑफ क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन फ्राइडे, फर्स्ट डे ऑफ रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड
will be taken into account for determination of the required CRR. जहां फ्राइडे आपका खत्म हो रहा होगा उस दिन मैं देखूंगा कि मेरे पास कितनी टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज हैं, और अगर फ्राइडे हॉलीडे पे आ रहे बच्चों तो उसका पिछला वर्किंग डे मैं देखूंगा। एक सेक्शन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से वो 5 है, if the time deposit having tenure of 1 year and above are withdrawn prematurely before completion of 1 year, the bank is required to maintain an additional CRR at the rate equivalent to the difference, if any, between CRR applicable on time deposit with a tenure of less than 1 year, that is currently 5%, and the time deposit with a tenure of 1 year and above, that is currently 0. The additional CRR will be applicable on the amount of such premature withdrawal and for the period for which the bank availed the benefit of lower CRR. क्या यहां तक बात समझ आती है? मैं उसको एक बार आप खुद से भी पढ़ लें प्यारे बच्चों।